नमस्कार। हमारी खास पेशकश कंज्यूमर स्किंग में आपका स्वागत है। नए साल का समय है। नए साल का समय अक्सर वो समय होता है जब आप अपनी दिनचर्या को तोड़ते हैं और घर से बाहर निकलते हैं, जश्न मनाने की तैयारी करते हैं, परिवार के साथ छुट्टियां मनाते हैं, बाहर कहीं खाना खाते हैं और जो घर की जो दाल रोटी होती है उससे थोड़ा दूर जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन पिछले 2 सालों ने मानिए इस क्रम को पूरी तरीके से तोड़ दिया है। पिछले साल तक हमें ये उम्मीद थी, पिछले सितंबर अक्टूबर तक आते आते लग भी गया था कि शायद इस साल हमें पिछले साल की तरह घर में रह के न्यू ईयर नहीं मनाना पड़ेगा। लेकिन ओमिक्रॉन की दस्तक आ गई और अब हालात यूँ हैं कि सब जगह या तो नाइट कर्फ्यू लगे हैं या तो कई जगहों पर अब ट्रैवल बैन भी हो चुके हैं। 3 इंडस्ट्रीज़ हैं जिन पे सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ा इसका। एक जो मूवी थिएटर्स थे वो फिर से बंद हो गए कई जगहों पर और 15-50% ऑक्यूपेंसी पे चल रहे हैं, और ट्रैवल और टूरिज़्म तो हॉस्पिटैलिटी। कितना असर पड़ा है इन तीनों इंडस्ट्रीज़ पे और आगे आने वाले समय में किस तरीके से हम इस इंडस्ट्रीज़ को फंक्शन करते हुए देख सकते हैं, इस पर बात करेंगे आज के शो में। हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगे। अभी जो 2 गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, अमित जायसवाल CFO रॉयल ऑर्किड होटल्स और नवीन कांडू जो कि को चेयरमैन हैं फिक्की डोमेस्टिक टूरिज्म कमेटी एंड मैनेजिंग डायरेक्टर इबिक्स कैश ट्रैवल सर्विसेज की ओर से। और हमारे साथ कोमल नाहटा भी जो कि फिल्म ट्रेड एनालिस्ट हैं, वो जुड़ गए हैं। कोमल सर, मैं सबसे पहले आपके पास आऊँगा क्योंकि बाकी 2 इंडस्ट्रीज़ की अगर हम बात करें, चाहे हम हॉस्पिटैलिटी की बात करें या टूरिज्म की बात करें, वो बंद होके खुलते रहे हैं। पर थिएटर्स के साथ तो अब जाके ऐसा लगना शुरू हुआ था कि जो अच्छी पिक्चरें हैं वो आना शुरू हुई हों, चाहे वो सूर्यवंशी हो, 83 हो, स्पाइडरमैन हो। लेकिन फिर ऐसा लग रहा है कि थिएटर्स अब फिर से दिल्ली में बंद हो चुके हैं, कई जगहों पर 50% की ऑक्यूपेंसी पे चल रहे हैं। ऐसे में जो थिएटर ओनर्स हैं उनके लिए कितना मुश्किल है समय, और मैं बात केवल PVR और आइनॉक्स की नहीं कर रहा हूँ, बस छोटे हमारे जो सिंगल स्क्रीन थिएटर्स हैं कई जिन छोटे शहरों में, वो किस तरीके सस्टेन कर रहे हैं इस पर? बहुत मुश्किल से सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मामूली बात नहीं है। आप पहले 20 महीनों तक बंद रहे, 20 महीने में 2-3 महीने शुरू होते हैं, लेकिन तब बड़ी फिल्में आती नहीं हैं, तो आपके कलेक्शंस ना के बराबर ही हैं। फिर जाके नवंबर में बड़ी फिल्में आना शुरू होती है, अच्छा बिजनेस करती है, चाहे वो स्पाइडरमैन हो, पुष्पा हो, सूर्यवंशी हो, 83 भी कुछ पॉकेट्स में अच्छा बिजनेस कर गई। तड़प, अंतिम छोटी फिल्में थी लेकिन ठीक ठाक बिजनेस कर गई। उसके बाद अब दिल्ली के सिनेमास बंद हो जब हुए, तब प्रोड्यूसर्स ने एक एक करके ये डिसाइड किया कि हम दिल्ली के बिना तो फिल्म रिलीज नहीं कर सकते हैं। इसके 2 कारण थे। दिल्ली एक अहम मार्केट है, प्लस दिल्ली का एग्जाम्पल अगर दूसरे स्टेट्स फॉलो करने लगे तो फिर हालत बुरी हो सकती है। और वैसा ही हुआ। तमिलनाडु में 50% ऑक्यूपेंसी पर आ गई, 100 से 50%। वेस्ट बंगाल में 70% कैपेसिटी अलाउड थी, वो अब 50% है। हरियाणा के 5 शहरों में कर्फ्यू सिनेमास बंद करने का ऑर्डर आदेश आ गया है। तो ऐसे करके अब कहते हैं कि वीकेंड कर्फ्यूज हो जाएंगे, वीकेंड में सिनेमास बंद रहेंगे, ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि उत्तर प्रदेश में भी। तो नेचुरली प्रोड्यूसर्स जब इतने बड़े बजट की फिल्में बनाते हैं वो रिस्क नहीं ले सकते हैं। तो वापस एक मानो ब्रेक लग चुका है फिल्म इंडस्ट्री पर, जो बहुत मुश्किल से पटड़ी पर आ रही थी। उनके लॉसेस वापस माउंट होंगे एंड PVR, आइनॉक्स, सिनेपोलिस, कार्निवल, इनके अलावा जो सिंगल स्क्रीन सिनेमाज हैं उनकी तो हालत इतनी बुरी होगी। पहले जब लॉकडाउन हुए थे करीब 10% सिनेमास खुले ही नहीं, अब मुझे लगता है और भी सिनेमास खुल ही नहीं पाएंगे। चलिए नवीन सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। मैं आज सुबह ही कुछ एयरलाइन से बात कर रहा था और उनसे एक सेंस लेना चाह रहा था कि किस प्रकार की टिकट बुकिंग्स इस समय चल रही हैं, और उन्होंने मुझे बताया कि 15 से 20% का लोड फैक्टर्स पे, एडवांस बुकिंग्स पे फ़र्क पड़ना शुरू हो गया है। आपका क्या अनुमान है? जो फियर है इस समय पिछले 1 हफ्ते में और नंबर्स को देख के उससे क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है जो ट्रैवल है अक्रॉस उसके ऊपर? देखिए, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो धन्यवाद, आपने मुझे शो पे आमंत्रित किया। लेकिन मैं इतना बता दूं आपको कि फेयर लोगों से ज्यादा शासन ने फेयर ज्यादा क्रिएट कर दिया है। ओमिक्रॉन इतना कोई खतरनाक वायरस नहीं है। लोगों को अब बिहेवियर मालूम है कैसे करना है। घूम फिर के बात वही आती है, जैसे कोमल भाई ने कहा कि घूम फिर के बात इन्हीं 2 इंडस्ट्रीज पे आती है हमेशा। मतलब लाखों की तादाद में लोग जा रहे हैं रैलीज अटेंड करने। यूपी गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है, लेकिन रैली पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है।
द प्रॉब्लम, अब जो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है कि इतना ज्यादा बुकिंग्स आप 15-20% कह रहे हो, मैं कह रहा हूँ बुकिंग्स एवरी डे 15-20% से नीचे आ रही हैं। आज तो मतलब अगर आप देखेंगे, आज सुबह से 70% फ्लाइटें खाली आई हैं और खाली गई हैं। बैंगलोर दिल्ली फ्लाइट तो 3 पैसेंजर के साथ आई है। तो अब क्या कर सकते हैं एयरलाइनों का? आप देखिए क्या हाल होगा, क्या हाल है होटल्स का, और क्या हाल है ट्रैवल एजेंसीज का, और ये कब तक चलेगा? मतलब आप लोगों के लिए आप हेल्थ सर्विसेज के ऊपर ध्यान दीजिए, लेकिन आप लोग इतना डर और इतना भय क्रिएट कर रहे हैं, उसकी वजह से लोग ट्रैवल नहीं कर रहे। ऐसा नहीं है कि ट्रैवल करने से कुछ होता है। अगर ऐसा होता तो मुझे ये बताइए, जिस दिन ओमिक्रॉन डिक्लेयर हुआ साउथ अफ्रीका से, इंडिया ने भी फ्लाइटें बंद कर दी उनके साथ और पूरे वर्ल्ड ने भी कर दी, तो क्या ओमिक्रॉन पूरी दुनिया में नहीं फैला क्या? और जब हमने 2020 में सारी फ्लाइटें लॉकडाउन में बंद कर दी, तो उससे क्या हुआ? सिर्फ वो आपने वो वंदे भारत फ्लाइटें ऑन करी, उससे क्या हुआ? क्या कोविड नहीं फैला क्या? वायरस को अपना काम करना है, हम अपना काम करेंगे, हेल्थ अथॉरिटीज अपना काम करेंगी। इसकी वजह से पूरा का पूरा बिजनेस, आप देखिए, जब तक ट्रैवल 100% वापस नहीं आता, इकोनॉमी 100% वापस नहीं आएगी। जब तक लोग ट्रैवल नहीं करेंगे, ट्रैवल का काम, सिर्फ लोगों का काम घूमना नहीं होता कि जाके न्यू ईयर मनाए। ट्रैवल इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरीबडीज लाइफ। तो सबको घूमना, सबको ट्रैवल करना पड़ता है, बिजनेस के लिए ट्रैवल करना पड़ता है, लोगों से मिलने के लिए ट्रैवल करना पड़ता है। एंड ये तो ऐसा एक डर पैदा कर दिया गया, जबकि आज आप रिपोर्ट्स पढ़ लीजिए, किसी भी मीडिया चैनल पे जाके कोई भी ग्लोबल रिपोर्ट पढ़ लीजिए आप, एवरीबडी इज सेइंग, इंक्लूडिंग ये जो हमारे साइंटिस्ट हैं डब्ल्यूएचओ के, वो ये कह रहे हैं। क्या डब्ल्यूएचओ की दो बात ज्यादा मैं मानता नहीं हूँ, क्योंकि कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन एक जो बड़े वरिष्ठ साइंटिस्ट है वहां के, उन्होंने ये साफ कह दिया कि हम पैंडेमिक का एंड देख रहे हैं इससे। ये एक नेचुरल इम्यूनिटी जो है ये फैल रही है, इसकी वजह से पैंडेमिक एंड होगा। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इतना ह्यूमन क्राइस सडनली ओमिक्रॉन के लिए क्यों हुआ। धन्यवाद। अमित सर, मैं आपसे पहले, कोमल सर, मुझे पता है कि आपके पास आपको जानना है, तो लेकिन मैं अमित सर से एक ओपनिंग क्वेश्चन पूछ के आपके पास आता हूँ। अमित सर, अगर हम पिछले महीने की बात करें, अक्टूबर नवंबर की बात करें, तो एक प्रतीत होने लग गया था कि जो होटल्स हैं उनकी ऑक्यूपेंसीज बेटर हो गई हैं, एंड वी बहुत मुश्किल से ये हिम्मत जताई थी लोगों ने कि वो बाहर आ सके। आपको लगता है कि ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के साथ साथ चाहे रिस्ट्रिक्शन हट भी जाए, वापस से उस तरीके के करेज को लाने में थोड़ा समय लगेगा? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा आपका इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए। और मैं बहुत मेरे विचार में जो है ये भय का माहौल जो है क्रिएट किया गया। किसी को डर नहीं लगता है बाहर जाने से, या किसी को अभी डर नहीं लगता है घूमने फिरने से। अगर डर लग रहा होता तो पिछले 3 महीने में जिस तरह से ट्रैवलिंग हुई है, जिस तरह से होटल्स ने परफॉर्म किया है, जिस तरह से वेकेशंस में लोग गए हैं, वो नहीं जाते। ये डर का माहौल जो है बनाया जा रहा है। ये इतना सीरियस मैटर है नहीं। जहां पे बनाना चाहिए वहां पे सरकार बनाती नहीं। जैसे हमारे दूसरे मेहमान ने बोला कि इलेक्शन रैलियां हो रही हैं, आप रोज टीवी में देख रहे हैं, लाखों लोगों का जमावड़ा हो रहा, उस पर तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन अगर होटल के एक रूम में आप जाओ, या आप 5 स्टार होटल के रेस्टोरेंट में कितने लोग बैठे रहते हैं, उसमें आप रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं। और वहां पे सब डिसिप्लिन लोग हैं, मास्क लगा के बैठते हैं, लोग फॉलो करते हैं प्रोटोकॉल को, हम लोग फॉलो करते हैं। हम होटल में डबल वैक्सीनेटेड लोगों को ही आने देते हैं। सारी चीजें फॉलो करने के बावजूद आप रिस्ट्रिक्शन लगा देते हो। तो मेरा कहने का मतलब है कि आज जैसा हमारे दूसरे मेहमानों ने बोला है कि ओमिक्रॉन इतना खतरनाक नहीं है। इट इज नाउ जस्ट एक दूसरा वायरल फीवर की तरह ही है। हाँ, आपको कोविड गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए, बट साथ में अब बिजनेस चलना है। 2 साल हो गया, 2 साल से क्या हम क्या किसी कोरोना का अवॉइड कर पाए हैं? सो अब हमें भी ये पता लग गया कि इसको हमें फेस करना है, एंड ऐसे ही जीना। धीरे धीरे ये अपने आप चली जाएगी। जब इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगा, ऑलरेडी बहुत डेवलप हो गया है भारत में, तो ये हो जाएगा, तो ये अपने आप चले जाएगा। इसके लिए आप धंधा पानी, इकोनॉमी को इस तरह से ताक पे रख करके ये सब करना, आई डोंट थिंक सो इट इज राइट। डिसिप्लिन्ड वे में हमें देश को चलाना है।
हाँ, ये सब जो मास गैदरिंग होती है, इस पे थोड़ा रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, जिस पे सरकार नहीं कर रही। बाकी सब चीज पे रिस्ट्रिक्शन कर रही है, लेकिन मास गैदरिंग पे नहीं कर रही। वहां सब ठीक है, इलेक्शन रैली होना चाहिए क्योंकि ये उनके फेवर में। तो आई थिंक वी ऑल हैव टू, हम लोगों को उठना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कैसे जीना है, कैसे इसको हैंडल करना है। और दूसरा जो एक अपील हम मीडिया से करेंगे कि इतना बड़ा प्रॉब्लम को इस तरह से दिखाया जाता है जैसे कि अब आप बाहर निकलोगे और अब मर जाओगे। इसको अवॉइड करना चाहिए हमारे हिसाब से। चलिए कोमल सर, मैं आपसे दो सवाल लेता हूं क्योंकि आपको जाना है, आप समय की थोड़ा सा आपके पास शॉर्टेज है। सर, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, दूसरा सवाल यहाँ पर, कि अगर आप फिल्म थिएटर्स को देखें तो उनके साथ एक बर्ताव थोड़ा सा अलग होता है, क्योंकि रेस्टोरेंट्स भी 50% ओपनिंग पर भी खुल जाते हैं, लेकिन सबसे लेट जो खुलते हैं ओपनिंग में वो थिएटर्स होते हैं, और सबसे पहले जो बंद होते हैं वो थिएटर्स होते हैं, बल्कि अभी भी 50% सीटिंग चली रही है। आपके हिसाब से ऐसा क्यों है? लोगों का ये सोचना है कि एंटरटेनमेंट है ना, तो एंटरटेनमेंट तो लास्ट ही आता है। लास्ट अगर आता है तो वो पब्लिक भी जानती है, वो कोई खाने के पैसे नहीं है तो एंटरटेनमेंट की तरफ नहीं भागेगी। लेकिन एंटरटेनमेंट को कंप्लीटली रिस्ट्रिक्ट कर देना या बंद कर देना, ये बिल्कुल बहुत बड़ी भारी गलती कर रही है। बिकॉज ऐसे माहौल में एंटरटेनमेंट ही है जो लोगों को सेन रख सकता है, जो लोगों का दिमाग फिर भी ठंडा रख सकता है। आप इतने डिप्रेशन के केसेस इसलिए देख रहे हैं क्योंकि लोग घरों में बंद है, और कोई साइंटिस्ट, कोई डॉक्टर, कोई भी कहेगा आपको कि जब तक रोजमर्रा के जीवन में नॉर्मल सी नहीं आ जाती है, ये डिप्रेशन के केसेस बढ़ते जाएंगे। तो गवर्नमेंट को ये एंटरटेनमेंट पर रिस्ट्रिक्शन लाना, क्योंकि ये तो एंटरटेनमेंट है, बट एंटरटेनमेंट एक अहम हिस्सा है सोसाइटी का, कंट्री का, नेशन का। आप इसको ऐसे नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। प्लस ये स्टडीज हुई है जहां पर ये किया गया है, प्रूव हो चुका है कि सिनेमा घर से कोविड नहीं फैला है, क्योंकि सिनेमा वाले कोविड के रिस्ट्रिक्शंस एंड प्रोटोकॉल्स इतने सही तरीके से फॉलो करते हैं। एक सीट बीच में खाली, प्लस स्टैगर्ड एंट्री, स्टैगर्ड एग्जिट, सारे कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हैं। तो इसमें कोई सेंस ही नहीं है। और मेरा तो ये सोचना है कि अब याद रखिए, अब वो दिन दूर नहीं है जहां पर पब्लिक रिवोल्ट करेगी। ये टाइम आ चुका है जब पब्लिक रिवोल्ट करके कहेगी बहुत हो गया है, यू कैन नॉट रूल आवर लाइव्स। यहां तक पब्लिक आ चुकी है, बस थोड़ा सा वक्त बाकी है। अगर गवर्नमेंट डजंट टेक करेक्टिव स्टेप्स एंड गवर्नमेंट अपनी गलती को नहीं मानता है कि हम जो कर रहे हैं वो बहुत ज्यादती कर रहे हैं 2 या 3 इंडस्ट्रीज पर, एंड मोर इंपॉर्टेंटली लोगों पर, तो फिर लोग, मतलब जिसे कहते हैं ना, उल्लंघन करेंगे। दे विल जस्ट डिफाई व्हाट इज बीइंग सेड, बिकॉज फाइनली लोग नहीं तो मर जाएंगे। प्लीज अंडरस्टैंड, सो मेनी रिस्ट्रिक्शंस you cannot run a nation with so many restrictions. You are stifling the population. You are actually, मतलब उनको पागल कर रहे हैं। और जैसा नवीन भाई और अमित भाई ने कहा, इतना सीरियस है नहीं, और मैं कहता हूं सीरियस भी है। समझो, ये वायरस सीरियस है, ऑफ कोर्स है, ठीक है, लेकिन ये कोई कम सीरियस है कि आप बिजनेसेस बंद करके लोगों को बोलते घर में बैठो। एंड व्हाट आर यू गिविंग बाय वे ऑफ कॉम्पनसेशन? जो गरीब लोग हैं, चलो सिनेमा ओनर्स तो ठीक है, लेकिन उनके यहाँ जो लाखों लोग नौकरियां करते हैं, उनके घर में पैसा कैसे पहुंचेगा? सिनेमा वालों के घर में क्या ऊपर से पैसे आते हैं वो जो बांटते फिरेंगे? इफ यू आर गिविंग सच रिस्ट्रिक्शंस, यू सेकेंड इट बाय गिविंग लार्जेस्ट टू द पॉपुलेशन। आप दीजिए, उनके घर में पैसे भेजवाइए उनके अकाउंट में। इट्स अ वेरी सैड थिंग। एंड मतलब यू आर ओनली, आप उत्सुक कर रहे हैं, आप एक्साइट कर रहे हैं आम जनता को कि रिवोल्ट करो। ये रिवोल्ट का टाइम आ रहा है। कोमल सर, मेरा जो सवाल आपसे था थोड़ा सा, क्योंकि आप हमें समझा सके कि जो बिजनेस मॉडल होते हैं, क्योंकि अगर आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे 3 स्टेक होल्डर्स हैं। एक तो थिएटर ओनर्स हैं, फिर उसके बाद आपके प्रोड्यूसर्स आते हैं जिनके पास अब ये ऑप्शन है कि वो OTT प्लेटफॉर्म्स की तरफ चले जाएं, और उसके बाद आपके जो आर्टिस्ट होते हैं, जिसको प्रोड्यूसर्स उनके पेमेंट करते हैं, उनको पैसे देते हैं। आर्टिस्ट में अब मैं हर तरीके के क्रू की बात कर रहा हूँ, मैं केवल एक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ। हर आदमी फिल्म इंडस्ट्री में जो काम कर रहा है वो आज एक तरीके का आर्टिस्ट है। अगर हम
बात करें OTTs वर्सेस थिएटर की, क्योंकि हमने देखा सूर्यवंशम भी बहुत देर तक रुकी रही, 83 रुकी रही, तो फाइनेंशियल्स में कितना फर्क आता है जब कोई लाइक्स ऑफ नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम आपकी मूवी खरीदता है, या जब इसका एक रिलीज होता है नेशन वाइड थिएटर्स में? कम से कम 25 से 30% आमदनी में फर्क पड़ता है, बिकॉज OTT प्लेटफॉर्म्स नो डाउट सेवियर की तरह आए हैं फिल्म इंडस्ट्री एंड फिल्म प्रोड्यूसर्स के लिए, लेकिन फिल्म प्रोडक्शन सेक्टर एक सेक्टर है फिल्म इंडस्ट्री का। अगर केवल फिल्म प्रोड्यूसर जिंदा रहे या सिर्फ वो कमाए और एग्जिबिटर्स नहीं कमाए, तो ये बहुत ही लॉपसाइडेड ग्रोथ हो जाएगी इंडस्ट्री की। एंड दो पहिए हैं, प्रोडक्शन सेक्टर प्रोड्यूस करता है फिल्म, एग्जीबिशन सेक्टर फिल्म पब्लिक तक लेकर आता है। अगर एक पहिया निकल जाए तो एक पहिए पर गाड़ी नहीं चल सकती है। हमें दोनों सेक्टर्स के बारे में सोचना है, गवर्नमेंट को भी दोनों सेक्टर्स के बारे में सोचना होगा। एक्चुअली अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि ये ग्लैमर इंडस्ट्री है, इसका ग्लैमर लोगों को नजर आता है, लेकिन ग्लैमर के पीछे कितना ग्राइंड है। हर इंसान शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान नहीं है, या हर प्रोड्यूसर करण जौहर और आदित्य चोपड़ा नहीं है, राकेश रोशन नहीं है। लाखों लोग हैं जिनके घर में सैलरीज जाती है 20,000 और 25,000 की, तो उनके घर में चूल्हा जलता है। सिनेमाज बंद होते हैं और सिनेमाज पर रिस्ट्रिक्शन आ गए, मतलब प्रोड्यूसर्स अपनी फिल्में रिलीज नहीं कर सकते हैं, यानी प्रोडक्शन सेक्टर पर भी रुकाव आ गया, एग्जीबिशन सेक्टर पर भी रुकाव आ गया, और जो उनके घरों में जहां पर सैलरीज के बलबूते पर घर चलता है, उनके घरों में सैलरी के चेक नहीं पहुंचे, तो आप भूल जाइए कि वो 2 वक्त की रोटी भी खा सकेंगे। एंड समय बहुत बुरा है, मान जिसे कहते हैं ना, बहुत मुश्किल से वो लाइन, फिल्म लाइन पटड़ी पर आने की कोशिश कर रही थी, और अब ये वापस रुकाव जो आ गया है, एंड इट इज अनवारंटेड, एब्सोल्युटली अनवारंटेड। उससे डेफिनेटली बहुत फर्क पड़ेगा। OTT पर फिल्में आती है, लेकिन इसका OTT पर फिल्में आती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि OTT पर आने से फिल्म इंडस्ट्री का कोई नुकसान नहीं हो रहा, भारी नुकसान हो रहा है। एंड सिनेमाज जब बंद हो जाएंगे एक एक करके, ऑलरेडी सिनेमाज की कमी है, यानी आप पोजीशन को और भी खतरनाक बना रहे हैं। नवीन सर, मैं आपकी तरफ आता हूँ। अगर बात करें, क्योंकि आप फिक्की के डोमेस्टिक टूरिज्म कमेटी के मेंबर, को चेयरमैन भी हैं, जो टूरिज़्म है, जो देश के जो छोटे छोटे इलाके हैं, और एक अच्छी बात जो पिछले साल में ये हुई थी जब टूरिज़्म वापस आना शुरू हुआ था, कि क्योंकि इंटरनेशनल ट्रैवल पूरी तरह से शुरू नहीं हुआ था, जो छोटी पॉकेट्स हैं इंडिया की, वहाँ पे डोमेस्टिक टूरिज़्म में एक्सप्लोरेशन काफ़ी बड़ी थी। क्या आपको लगता है कि अब उस पर भी थोड़ा असर पड़ेगा आगे आने वाले समय में? आपको वही बोल रहा हूँ, एक बहुत अच्छी चीज हो गई थी कोरोना से, मतलब बहुत अच्छी तो नहीं, क्या अच्छी चीज हो गई थी कि हमारे देश के जितने भी टूरिस्ट रिजॉर्ट्स हैं, चाहे किसी भी कोने में हिंदुस्तान के, वहां बिजनेस पहुंचना शुरू हुआ था और वहां एक प्रोस्पेरिटी आनी शुरू हुई थी। इसका मतलब ये नहीं था कि वो पूरी तरह रिकवर कर गए थे, रिकवर कोई नहीं किया। आपके टूरिज्म सेक्टर में एयरलाइन से, होटल से लेकर, टैक्सी ऑपरेटर से लेकर, गाइड्स, जो छोटे मोटे गाइड होते हैं, रिकवरी पूरी कहीं नहीं आई थी। हाँ, थोड़ा अच्छा माहौल पैदा हो गया था पिछले 2 क्वार्टर्स में, जो जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का क्वार्टर बहुत अच्छा चल रहा था। दिसंबर में आके ब्रेक लग गया। हमारा टूरिज्म सेक्टर जो है, डाउनटाउन टूरिज्म जिसे कहते हैं, जो रीजनल टूरिज्म होता है, वो बिल्कुल एक अच्छी पकड़ बना ली थी, उसके एक अच्छा मोमेंटम पे आ गया था। लेकिन दिसंबर में जो ये सारा हाहाकार मच गया, इतनी रिस्ट्रिक्शंस का, इतना टेलीविजन पे इसका प्रचार हुआ, इसकी वजह से सारे बेचारे, उन पर ब्रेक लग गया, और सबसे बड़ा नुकसान उनका होता है। मैं एक और बात आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बताता हूँ। डॉक्टर इयान लिप्किन वर्ल्ड के सबसे बड़े वायरोलॉजिस्ट हैं, वर्ल्ड के। वो अभी रिसेंटली इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि अब जो ये वायरल, जो ये वेरिएंट है, जो ये म्यूटेशन है, इससे किसी को डरना नहीं है। ये एक नेचुरल इम्यूनिटी की तरह, एक ये समझ लीजिए कि ऊपर वाले ने एक वैक्सीन भेज दी नेचुरली आपको। जिन देशों में वैक्सीन नहीं पहुंचेगी, उन देशों में ओमिक्रॉन आएगा, और उसकी वजह से सारा कोरोना का जो इम्यूनिटी है वो लोगों में पैदा होगी। और उन्होंने खुद कहा, और लोगों ने उनसे पूछा कि आप ट्रैवल करेंगे इन दिनों में?
कहता है मैं ट्रैवल करने के बगैर रह नहीं सकता, मेरा काम नहीं चलेगा, मैं तो ट्रैवल कर रहा हूँ, बल्कि आज रात को भी ट्रैवल कर रहा हूँ फ्लाइट। तो अब ये देखिए, जो सबसे बड़ा वायरोलॉजिस्ट है वर्ल्ड का, जिसने कोरोना की पूरी पढ़ाई की है, जिसने पूरा स्टडी किया है, वो ये कह रहा है कि मैं तो ट्रैवल करूंगा और ट्रैवल तो बंद नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। तो जितने भी ये जो छोटे रिजॉर्ट्स थे, जो हमारे टूरिस्ट रिजॉर्ट थे, जहां थोड़ा बिजनेस आना शुरू हुआ था, लोगों की इनकम आनी वापस शुरू हुई थी, वो सब रुक गई। अब आपको मालूम है कि इतने लोग कोरोना से संक्रमित नहीं होंगे, इतने लोग ओमिक्रॉन से संक्रमित नहीं होंगे, जितने लोग डिप्रेशन से और जिनको सैलरीज नहीं मिलेगी, जिनको इनकम नहीं मिलेगी, जो उससे संक्रमित होंगे, उनका क्या होगा? उनके लिए क्या कर रही है सरकार? इतने लोग जो हैं नीचे, जो हमारे टूरिज्म सेक्टर के लोग हैं, जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, ऑन ग्राउंड सर्विस प्रोवाइडर, जैसे ट्रांसफर बॉयज होते हैं, वीजा बॉयज होते हैं, गाइड्स होते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स होते हैं, ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, उनका क्या होगा? व्हाट विल दे डू? जो इतने लोग नौकरी, इस टूरिज्म सेक्टर जीडीपी का 9.5% कंट्रीब्यूट करता है और इंडिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है टूरिज्म सेक्टर। और आप देख लीजिए क्या हाल कर दिया है इस टूरिज्म सेक्टर का पिछले 2 साल में। कुछ होता नहीं है, पहले ये रिस्ट्रिक्शन पैदा कर देते हैं। अभी वेस्ट बंगाल ने बोल दिया कि हमारे हफ्ते में सिर्फ दिल्ली और मुंबई से 2-2 फ्लाइट आएगी। अब कैसे चलेगा? अब आप मुझे बताइए, जिसको कहीं वेस्ट बंगाल में किसी एक अच्छी जगह पे जाना हो, जैसे सुंदरबंस में जाना हो, जैसे उसको दार्जिलिंग जाना हो, कहीं जाना हो, कैसे जाए? मैं तो ये कहूंगा बिजनेस ट्रैवल भी नहीं होगा। अगर किसी को काम से भी जाना है, हफ्ते में 2 फ्लाइट है। अब उनके ओमिक्रॉन के केस तो वैसे ही बढ़ रहे हैं, आपने हफ्ते में 2 फ्लाइट कर दी। सो कोई बेसिस नहीं है, कोई स्टडी नहीं है, कोई बेसिस नहीं है, कोई डेटा नहीं है। अगर कोई डेटा है आपके पास तो उसकी वजह से आप रिस्ट्रिक्शन कर रहे हो, तो मैं समझ सकता हूं। कोई डेटा ही नहीं है, कोई बेसिस ही नहीं है, कोई नंबर ही नहीं है। आप जाके सबसे पहले रिस्ट्रिक्शंस डाल देते हो जिन चीजों पे जिनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओमिक्रॉन तब भी बढ़ेगा, कोविड तब भी बढ़ा, लेकिन क्या हुआ? लोगों की नौकरियां चली गई, लोगों के पास पैसे नहीं है, लोगों के पास खाने के पैसे। धन्यवाद। चलिए अमित सर, मेरा ये सवाल आपसे है, और आपकी जो होटल चेन है वो अक्रॉस द कंट्री है, चाहे वो छोटे शहर हों, बड़े शहर हों। एक सवाल मेरा आपसे ये था, और पिछले 1 साल का ट्रेंड में आपसे जानना चाहता था कि क्या कॉर्पोरेट ट्रैवल, जो एक बहुत बड़ा पार्ट हुआ करता था पहले, वो जूम कॉल्स की वजह से जो नया तरीका हमने सीख लिया है उससे थोड़ा कम हो गया है, और अब ये ग्रेजुअल लर्निंग रहेगी कि कॉर्पोरेट ट्रैवल जैसा पहले हुआ करता था वैसे नहीं होगा? आपके सवाल के जवाब में सीधा देने की जगह आपको इंडस्ट्री के विषय में कुछ बातें समझाना चाहूंगा। सी, होटल इंडस्ट्री स्पेशली को 2 पार्ट में देखा जाता है। एक होता लेजर ट्रैवल, जो हॉलिडे वेकेशन, और एक होता बिजनेस होटल। नवीन जी की बातों को आगे बढ़ाते हुए लेजर ट्रैवल ने पूरा रिकवरी कर लिया था अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। अब फिर रोक लगा, अब हमको देखना है इसका क्या ड्रॉबैक होगा। दूसरा पार्ट होता है बिजनेस होटल, जहां पे कॉर्पोरेट ट्रैवल्स होते हैं, जहां पे माइस सेगमेंट, कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होती है। ठीक है, तो लेट मी टेल यू, आईटी सेक्टर छोड़ करके बाकी सब सेक्टर ने बिजनेस स्टार्ट कर दिया था। अक्टूबर ऑनवर्ड्स बाकी सेक्टर्स के बिजनेस चालू, बिकॉज मैं आपको बताता हूं, बिजनेस नहीं हो सकता है अगर लोग ट्रैवल नहीं करेंगे। जो मीटिंग्स, जो डिसीजंस होते हैं, वो मीटिंग में इन पर्सन मीटिंग के बाद ही होता है। आप जूम कॉल पे वो लेवल ऑफ कंफर्ट, वो कॉन्फिडेंस नहीं आता। आप किसी से भी पूछ लो, किसी भी बिजनेसमैन या कॉर्पोरेट ट्रैवलर से पूछ लो कि आप जूम पे आप बिजनेस कर पा रहे हो क्या? देयर इज लिमिटेशन। जूम कॉल पे लोग मैनेज कर रहे हैं किसी तरह से, बट बहुत लिमिटेशन रहता है। प्रोडक्ट्स को आप जूम पे वो फील नहीं आता जब आप पर्सनली देखते हो। तो बिजनेस पे इफेक्ट हो रहा है, साथ में होटल में भी इफेक्ट हो रहा है। वो अब खुला था, लेकिन अब फिर रेस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं, तो मेरे ख्याल से फिर कॉर्पोरेट ट्रैवल को रिस्ट्रिक्ट करेंगे। और जो है कॉन्फ्रेंसेस, जो बिजनेस होटल चलते हैं वो कॉन्फ्रेंसेस के बेस पे चलते हैं। वो उनका बेस ऑक्यूपेंसी होता है, जहाँ पे ग्रुप्स आते हैं, रहते हैं, मीटिंग्स होती है 2 दिन 3 दिन, और उसके बाद फिर वो जाते हैं। वो अब फिर रुकने का कगार पे आ गया है। तो अब हमको देखना है, वी आर कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड कि क्या होने वाला है।
बट आई थिंक वी आर नॉट मूविंग द राइट डायरेक्शन। इन सबों को रेस्ट्रिक्शन नहीं करना चाहिए था। इस विषय में मैं एक पॉइंट बताना चाहूंगा आप लोगों को। पिछले साल हमने अपने 2 होटल, अमित सर, मैं बहुत शॉर्ट हूँ टाइम के, इसलिए लास्ट आप कमेंट अपना तुरंत अगर 10-15-20 सेकंड में दे दे। मेरे प्रोड्यूसर लगातार मुझे बता रहे हैं कि हम ओवर जा चुके हैं। हाँ, सो ये इसका भय जो क्रिएट हो रहा है इसको रोकना चाहिए। आई थिंक वी विल बी एबल टू फाइट। हम इससे बाहर आ बहुत बहुत शुक्रिया अमित सर, नवीन सर, कोमल सर, आपका। आपने जो आखिरी शब्द कहा कि वी विल बी एबल टू फाइट, और वही शायद तक करना है। उम्मीद यही लगाई जा रही है कि एक छोटा सा ब्लिप हो और एक परमानेंट ब्लॉकेजेस ना हो, चाहे किसी भी इंडस्ट्री के हो। और आप देखते रहिए 18 स्वदेश। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का बहुत सख्ती से पालन करना है, अपना और अपनों का ख्याल रखना है। शुक्रिया।